नमस्कार, मैं हूं प्रद्युम्न शर्मा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। वहीं बताएंगे प्रदेश सरकार की और उस योजना के बारे में जो होगी आपके काम की। बताएंगे प्रदेश सरकार के उन विकास कार्यों के बारे में जिनका फायदा सीधे आपको हो रहा है। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन के अनुरूप समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का उत्थान करने के अपने विजन को चरितार्थ करते हुए मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के 3,14,486 लाभार्थियों को 5.33 करोड़ रुपए की प्रीमियम राशि सीधे उनके बैंक खाते में डालकर उन्हें लाभान्वित किया है। रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को चंडीगढ़ में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के 3,14,446 लाभार्थियों को 5 करोड़ 33 लाख रुपए की प्रीमियम राशि सीधे उनके बैंक खातों में डालकर उन्हें लाभान्वित किया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि जिस सोच को लेकर हम 2014 में सत्ता में आए थे उसको पूरा किया गया है। इसके साथ ही सीएम ने बताया कि प्रदेश में फ्लैगशिप प्रोग्राम परिवार पहचान पत्र चलाया, जिसके जरिए 3 कैटेगरी बनाई गई, जिसमें उच्च आय वर्ग, मध्य आय वर्ग और निम्न आय वर्ग है। और निम्न आय वर्ग के लिए कई योजनाएं बनाई हैं और जिनकी आय सालाना 1 लाख से भी कम है उनके लिए अलग अलग योजनाएं बनाई हैं। और निम्न आय वर्ग की आय बढ़ाने के लिए 54 विभागों से योजनाएं बनाकर जोड़ा गया है। आज का दिन बहुत ही मैं समझता हूं कि ऐतिहासिक दिन इस मायने में है कि जो सोच लेकर के हम पहली टर्म में 2014 में जब सत्ता में आए थे, उसी समय से जो टारगेट था, जो लक्ष्य था, एक कल्याणकारी सरकार को जो गरीब समाज है, जो निम्न आय वर्ग का समाज है, उसको किन किन योजनाओं के माध्यम से आगे बढ़ाया जा सकता है। हमने उसको पूरा करने के लिए जो एक फ्लैगशिप प्रोग्राम अपना चलाया वो था परिवार पहचान पत्र। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जब तक सब परिवारों का एक प्रकार से सर्वेक्षण करके हम उनको अलग अलग कैटेगरीज में नहीं उनको एक प्रकार से पहचान कर लेते, तब तक हमारा टारगेट कौन है, किसको हमने लाभ पहुंचाना है, वो करना संभव नहीं था। 3 प्रकार की श्रेणियां, उच्च आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग और निम्न आय वर्ग, ये श्रेणियां हमको बना करके तभी इन चीज़ों का लाभ हम देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए परिभाषा के तौर पर जो हमने निम्न आय वर्ग, इसकी जो परिभाषा रखी है वो किसी भी परिवार की कम से कम 15,000 रुपये मासिक या 1,80,000 रुपये वार्षिक, ये उसकी आय आमदन, इस आय से नीचे के लोगों को हम निम्न आय वर्ग का एक ऐसा परिवार मानते हैं। इससे ऊपर मध्यम आय वर्ग, उच्च आय वर्ग, उसकी हमने कोई एक लिमिट अभी नहीं तय की है, विचार की है, आगे चल के विचार करेंगे। लेकिन प्रथम चरण में तो ये जो निम्न आय वर्ग है, इसके लिए भिन्न भिन्न योजनाएं हमने बनाई हैं। इसकी आय कैसे बढ़े, तो उसके लिए पहले चरण में 1 लाख रुपये वार्षिक आय के जो परिवार थे, इन सबको एक स्थान पर बुलाकर अंत्योदय मेले हमने लगाए। गरीब मेले, अंत्योदय मेले, रोजगार मेले, कुछ भी हम कह सकते हैं। और हर एक ब्लॉक स्तर पर लगभग 250 से ऊपर 270 के आसपास ऐसे जो मेले हैं वो अलग अलग दिन लगे हैं। और लगभग 90,000 परिवार जिनको व्यक्तिशः सूचना दी गई थी, जो श्रेणी में आते थे, उन्हीं को बुलाया गया था। और उनको लगभग 54 ऐसी स्कीमें हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, उनको काउंसलिंग करके उसके लिए तैयार किया गया कि अपनी आय बढ़ाने के लिए कैसे आप आय बढ़ा सकते हैं। 1 लाख से ऊपर सबको बढ़ाना है, वो 1,80,000 तक पहुँचे, 2 लाख तक पहुँचे। और इसमें बैंकों का भी हमको सहयोग मिला है, जिन्होंने लोनिंग जो है उसके फॉर्म भर के उनको कईयों को तो क्लियर कर दिया, और जो बाकी भी प्रोसेस में हैं। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि कई बार बेनिफिशियरी प्रीमियम देने में असमर्थ रहता है, इसीलिए हमने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना बनाई है, जिसके तहत एक राशि तय की जो उनके प्रीमियर देने में काम आ सके।
ताकि लाभार्थी योजना का लाभ उठा सकें। वहीं उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के 1,856,000 लाभार्थियों को 3,32,82,480 रुपए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के 1,82,916 लाभार्थियों को 21,94,992 और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन पेंशन योजना और प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन पेंशन योजना के 30,674 लाभार्थियों को 1,78,22,500 रुपए की प्रीमियम राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि शेष पात्र हितग्राहियों को भी समय पर भुगतान कर दिया जाएगा। बेनिफिशियरी कई बार प्रीमियम अपना देने में असमर्थ होता है, देने का उसका इच्छा नहीं रहती है, देने का स्वभाव नहीं है। हमने उसी को आगे बढ़ाते हुए योजना बनाई है मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। एक राशि तय की कि ये राशि इन परिवारों की योजनाओं के प्रीमियम में काम आ सके ताकि योजनाओं का लाभ लिया जा सके। वो राशि की जो लिमिट है वो हमने 6,000 रुपये वार्षिक रखी है। तो 6,000 रुपये वार्षिक में जो 5 योजनाएं आज जिनका प्रीमियम, ये ठीक है कि पहली बार का प्रीमियम लाभार्थी को खुद कराना होता है, अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है, चाहे वो बैंक में जाए चाहे वो CSC में जाए। उसके बाद उसको पहला प्रीमियम वो रिफंड करेंगे और आगे से प्रीमियम उसके खाते में सरकार डालेगी। तो आज जो आपको बताया गया जो संख्या है, जिसके अंदर योजनानुसार प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति योजना, जिसमें 1,76,000 परिवारों को जिनका रजिस्ट्रेशन बैंकों ने कराया है और 330 रुपये वार्षिक उनसे लिया गया, आज उनके खाते में 330 रुपया वो सारा और रीइंबर्स उनको कर दिया गया है। ये बेनिफिशियरी 18 साल से 50 साल तक की आयु के रहेंगे, जिनको किसी भी कारण से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपया उनको ये मिलेगा। और इससे पहले भी यदि कुछ लोगों ने 1 वर्ष 2 वर्ष पहले ये शुरू किया होगा, क्योंकि हमने ये योजना शुरू की थी 26 जनवरी 2020 को, और 26 जनवरी 2020 का मतलब है कि जनवरी यानी उस महीने से ही, जनवरी 2020 से आज तक पहले भी किसी ने अपना प्रीमियम दे दिया है, लगातार प्रीमियम दिया है, तो वो राशि भी उनके बैंकों में खातों में रीइंबर्स हम करेंगे। इसी प्रकार दूसरी योजना है प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना, जिसमें एक्सीडेंट के कारण से डेथ होती है या कोई अंग जो है वो एक प्रकार से उसका नुकसान होता है, उसको कोई दुर्घटना के कारण से अंग विहीन हो जाता है, तो उस अंग के कारण से अगर गंभीर रूप से उसका कोई हाथ है, पैर है या ऐसा कोई दुर्घटना हुई है तो उसको 1 लाख रुपया मिलेगा। इसकी प्रीमियम इसका 12 रुपया वार्षिक है। 12 रुपया बेनिफिशियरी देता है, 12 रुपया केंद्र सरकार देती है। तो इस प्रकार से 1,83,000 बेनिफिशियरीज को आज ये राशि रीइंबर्स की गई है। इन 2 स्कीमों में क्योंकि ये वार्षिक है, इसलिए वर्ष के बाद से दोबारा से उनको उसमें आना पड़ता है और फिर अगला प्रीमियम उनको देना पड़ता है। लेकिन एक बार रजिस्ट्रेशन वो स्वयं कराएगा बैंक के माध्यम से, आगे हर बार रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन का जो आंकड़ा हमारे पास जो नाम अकाउंट्स हैं उसमें अपने आप ही सरकार के द्वारा वो पैसा डाला जाएगा और उसका रिन्यूअल अपने आप हो जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र के तहत 10.73 लाख ऐसे परिवार पंजीकृत हैं जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम या उसके बराबर है, जिसमें 40 लाख लाभार्थी शामिल हैं जो MMPSY के तहत लाभ पाने के पात्र हैं। उक्त लाभार्थियों में से 16.810 लाख लाभार्थी PMJJY और PMSBY का लाभ पाने के पात्र हैं। ऐसे 10,75,000 परिवार इनकी आय वेरीफाई हो चुकी है। अगर सदस्यों के रूप में देखें तो ये 40 लाख से ऊपर सदस्य बनते हैं। तो इस नाते से ये सब जब भी रजिस्ट्रेशन कराएंगे, इसके लिए हमारे डिपार्टमेंट्स, वैसे तो बैंकों की जो 2 योजनाएं हैं उसमें बैंकों को नाम दिए गए हैं कि कौन ये 43 लाख सदस्य होंगे, उनके माध्यम से, उनके अकाउंट के माध्यम से उनका फॉर्म भरा जाएगा। और बाकी जो योजनाएं हैं, चाहे वो किसान मानधन योजना है, लघु व्यापारी मानधन योजना है या श्रमजीवी मानधन योजना है, इसके लिए हमारे विभाग के लोग वो उन सब लोगों को यानी परामर्श देंगे, उनको संपर्क करेंगे और उनको CSC पर जाकर के वो अपने
फार्म को भरें और पहली बार का प्रीमियम वो वहाँ जमा करा दें। जैसा जैसा जिस महीने में जमा होता जाएगा उसी महीने के हिसाब से उनकी रीइंबर्समेंट बैंकों में होती चली जाएगी या उनके अकाउंट में सीधी होती चली जाएगी, ताकि इस योजना के लिए वो योग्य यानी एलिजिबल बन पाए। वहीं उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य 31 मार्च 2022 तक इन योजनाओं के तहत अधिकतम लाभार्थियों को कवर करना है, ताकि लाभार्थियों का सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित किया जा सके। वहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सभी योजना के 29 लाभार्थियों को एक्नॉलेजमेंट लेटर भी प्रदान किए। इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े जिला स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों में जिला उपायुक्तों की ओर से अन्य लाभार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार वर्ष 2014 से ही अंत्योदय के पथ पर चलते हुए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित कर रही है। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राइजिंग यूथ टॉक कार्यक्रम के तहत 1500 युवाओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि युवाओं को सही दिशा और मार्गदर्शन मिले, साथ ही उनकी ऊर्जा का सदुपयोग हो तो वो राष्ट्र के चहुमुखी विकास में कारगर साबित होगा। इसके लिए उन्हें सक्षम मार्गदर्शन का अनुसरण की भी काफी जरूरत है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को चंडीगढ़ में राइजिंग यूथ टॉक कार्यक्रम के तहत 1500 युवाओं से वीसी के माध्यम से सीधा संवाद किया। सबसे पहले मुख्यमंत्री ने सत्यनिष्ठा और त्याग की मूर्ति अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी के बलिदान दिवस पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि उनका जीवन देश के युवाओं के लिए आदर्श रहेगा। उन्होंने कहा कि युवाओं को सही दिशा और मार्गदर्शन मिले, साथ ही उनकी ऊर्जा का सदुपयोग हो तो वो राष्ट्र के चहुमुखी विकास में कारगर साबित होंगे। उन्होंने कहा कि युवाओं को साथी और गुरु की आवश्यकता जीवन के हर मोड़ पर होती है, इसलिए युवाओं को विकट परिस्थितियों में सहयोग देने वाला गुरु धारण करना चाहिए। आज 30 जनवरी है और बहुत ही एक सत्यनिष्ठा, त्याग की मूर्ति, अहिंसा के पुजारी मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको हम बापूजी कहते हैं, उनका आज एक प्रकार से बलिदान दिवस है और उनको मैं अपने मन से श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। साथियों, आज का दिन मेरे लिए इसलिए भी खास है कि जब भी मैं अपने युवा साथियों से, चाहे पूर्व में करता रहा हूँ चाहे आज कर रहा हूँ, एक ऊर्जा का प्राप्त करने का मेरे लिए दिन होता है। जैसे कि युवा में ऊर्जा होती है, उसी प्रकार आपसे बातचीत करके भी वैसा ही मन में एक विचार आता है, वैसा ही एक जिसको कहना चाहिए कि ऊर्जा का भाव ये मन में जागृत होता है। तो इस दिन को मैं एक विशेष दिन के रूप में ऐसा मैं मानता हूँ। आज के कार्यक्रम का नाम भी राइजिंग यूथ ये रखा गया है और राइजिंग यूथ यानी एक उत्साह पूर्वक जो उभरता हुआ युवा है उसके बारे में कहा गया है। जब ये नाम ही ऐसा है राइजिंग यूथ, तो स्वाभाविक ऊर्जा जो मिलना ये बहुत ही एक स्वाभाविक इसमें से बात निकलती है। युवावस्था जो होती है वो एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें माना गया है कि उसकी जो दशा और दिशा ये भी बहुत एक यानी उचित दिशा में ही यदि युवा का पालन पोषण होकर के और आगे बढ़ता है तो ही सार्थक उसका जीवन होता है। क्योंकि दिशा अगर अच्छी है तो युवा जो है वो कहीं भी एक अच्छे निर्माण के कार्य में लगेगा, और यदि दिशा कहीं भ्रमित हो गई तो वही युवा मन अपनी ऊर्जा को विध्वंस की कार्रवाई में भी लेकर के चल सकता है। युवा मन बहुत चंचल मन होता है और इसकी जो दशा है वो भी, यानी मैं इसको कई बार ऐसा मानता हूँ कि युवा शब्द को यदि हम उसको स्पेलिंग उसका उलट कर दें हिंदी में तो ये वायु बनता है। वायु यानी हवा, और हवा के जैसे अलग अलग प्रकार होते हैं। हवा यदि मध्यम थोड़ा धीमे चलती है तो बयार बनती है, और अगर कहीं बहुत अधिक गति से वायु चलने लग जाए तो अंधड़ बन जाता है, और जब अंधड़ बनता है तो वो अपने आप में विध्वंस भी करता है। तो इसलिए चाहे उसकी दिशा है चाहे दशा है, ये युवा की दिशा और दशा
ये अपने आप में मान के चलना चाहिए कि युवा की ठीक होनी चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि वह स्किलिंग में आगे बढ़ रहे और अपना जीवन दूसरों के हितार्थ काम में लाए, साथ ही देश और समाज के लिए जीना सीखे। युवकों को बहुत सी बातें ध्यान रखनी होती हैं। ना अपना व्यवहार बचपन की तरह करो, ना व्यवहार अपना ऐसा करो कि बुजुर्ग ही नाराज हो जाए। बुजुर्गों से सीखना, बच्चों को प्यार देना और फिर अपने जीवन को एक सार्थक जीवन की तरह अपना विकास कैसे हो, उस विकास में हमारी शिक्षा है, उस विकास में हमारा अपना यानी स्किलिंग है, उस विकास में हम आगे कैसे बढ़ें और आगे बढ़ कर के भी जीवन को इस ढंग से संस्कारित करें कि केवल अपने लिए नहीं, हम दूसरों के लिए भी जिएं। यानी चीज़ों को अपने लिए संग्रह करना एक काम हो सकता है, हाउ टू कलेक्ट फॉर योरसेल्फ, इसकी बजाय हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पीपल, लोगों को कैसे यानी एक प्रकार से उनका सेवा कर सकें। हमारे जीवन की जो ऊर्जा है, इस ऊर्जा को हम परहित के लिए कैसे लगाएं, ये एक संस्कार लेकर के आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक माहौल में सुधार लाने के लिए सामाजिक, धार्मिक और संस्कार युक्त शिक्षा पर जोर दिया है। इसके अलावा लोगों को रास्ता दिखाने के लिए कई और कार्यक्रम चलाए जाएंगे। ऐसे कार्यक्रम से जनता में आत्मविश्वास बढ़ेगा और सामाजिक बदलाव भी आएगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि अंत्योदय की भावना से लक्ष्य सामने रखकर कार्य करने से कोई चूक और भय नहीं होता। मन में किसी का बुरा करने का भाव नहीं आए और न्याय सभी को समान रूप से मिले। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सीवर की रिपोर्ट। वहीं चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में हरियाणा वेलफेयर सोसाइटी फॉर पर्संस विद स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट की बैठक हुई। इस दौरान 2021-2022 के लिए 7 करोड़ 2 लाख रुपए की अनुदान राशि की मंजूरी प्रदान की गई। इस मौके पर मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि हर 3 साल बाद सोसाइटी के कार्यों की समीक्षा की जाए और उनकी कार्यप्रणाली को देखते हुए और सोसाइटी की ओर से की गई नई पहल के अनुरूप उनकी अनुदान राशि को बढ़ाया जा सकता है। बैठक में बताया गया कि सोसाइटी के तहत कार्यरत शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग की ओर से अनुदान राशि दी जाती है। वहीं मुख्य सचिव ने दिशा निर्देश देते हुए कहा कि इस प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए भविष्य में इन दिनों योजनाओं का विलय कर एक योजना बनाई जाए और अनुदान राशि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से जारी की जाए। तो आगे बढ़ेंगे। हरियाणा में होने वाली 5वीं और 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा पर रोक लगा दी गई है, जिसकी जानकारी प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने दी। उन्होंने बताया कि पहले की तरह प्रदेश में जिला स्तर पर परीक्षाएं कराई जाएंगी। हालांकि हरियाणा बोर्ड पेपर नहीं लेगा, लेकिन एक एजेंसी के जरिए पेपर लिए जाएंगे, क्योंकि बच्चों के अंदर पढ़ाई को लेकर जो भाव है और वो बना रहना चाहिए। साथ ही उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार की बजट पर बोलते हुए कहा कि केंद्र और हरियाणा सरकार का बजट सभी वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर पेश किया जाएगा और हर वर्ग के लोगों को बजट में लाभ मिलेगा। अभी हम एक एजेंसी है, उससे पेपर तो अब भी लेंगे। बोर्ड नहीं लेगा, लेकिन हरियाणा बोर्ड नहीं लेगा, लेकिन पेपर हम अब भी लेंगे। और पेपर लेने का जो हमारा आइडिया है वो केवल इतना है कि बच्चे में इस प्रकार का एक भाव होना चाहिए कि उसको एक टेस्ट देना है और उसके हिसाब से तैयारी भी करनी चाहिए, और एक कंपटीशन की भावना भी उसमें होनी चाहिए कि वो अच्छे नंबर लेगा, वो फर्स्ट आएगा, इस प्रकार का। और जिस प्रकार से हमने जो पहले एक निर्णय लिया था, पिछली सरकार ने जो निर्णय लिया था कि बच्चों को कहीं भी फेल नहीं करेंगे, उनको पास करते चलेंगे, उसके जो परिणाम थे वो अच्छे नहीं रहे। अभिभावक भी उससे सेटिस्फाई नहीं थे और टीचर भी सेटिस्फाई नहीं थे। अभी जब हमने निर्णय लिया तो टीचर भी इससे खुश हैं और अभिभावक भी खुश हैं इससे, कि उससे बच्चों में गंभीरता आएगी और वो अच्छी तैयारी करेंगे। देखिए, हर बार जो बजट है वो निश्चित तौर से जो गरीब व्यक्ति है, किसान है, चाहे छोटा किसान है, चाहे मजदूर है, उसके हित का ही बजट आता है। नहीं, यही जिस प्रकार से केंद्र का बजट रहेगा, निश्चित तौर से मैं समझता हूँ कि हर पक्ष को उसका लाभ होगा। वहीं पलवल विधानसभा से विधायक दीपक मंगला ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना को लेकर विश्राम गृह में प्रेस वार्ता की।
इस मौके पर मुख्यमंत्री के मीडिया कोऑर्डिनेटर मुकेश वशिष्ठ भी मौजूद रहे, जहां विधायक दीपक मंगला ने कहा कि मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना परिवार पहचान पत्र से सत्यापित डेटा प्राप्त कर रही है, जिसके बाद राज्य में सबसे गरीब परिवारों की पहचान की गई है। वहीं मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत कौशल विकास, मजदूरी रोजगार, स्वरोजगार और रोजगार सृजन के उपायों को एक नया पैकेज अपनाया जाएगा, जिससे प्रत्येक परिवार को उनके आर्थिक उत्थान को सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है, ताकि सालाना 1,80,000 रुपए की न्यूनतम आर्थिक सीमा तक पहुंचा जा सके। राज्य में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तरीय टास्क फोर्स और जिला स्तरीय टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है। यह योजना हमारे पलवल के अंदर भी चल रही है। तो साथियों, जो यह योजना है, इस योजना को परिवार पहचान पत्र के साथ इसको अटैच किया गया है। परिवार पहचान पत्र से जो सत्यापित डेटा है, वो उसके अनुसार इस योजना पर काम हो रहा है। और इस योजना के तहत प्रदेश के जो सबसे गरीब परिवार हैं, उन परिवारों को चिन्हित किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत कौशल विकास, मजदूरी रोजगार, स्वरोजगार और रोजगार सृजन से एक पैकेज तैयार किया जा रहा है। उप निदेशक पशुपालन है, जिला समाज कल्याण अधिकारी है, जिला रोजगार अधिकारी है, प्रखंड विकास और पंचायत अधिकारी जैसी अधिकारियों की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई। और इसके अलावा और भी जो उपायुक्त हैं, और भी डिपार्टमेंट्स को शामिल कर सकते हैं। और इनमें मेले हमारे यहाँ पर पूरे प्रदेश में लग रहे हैं, और हमारे पलवल के अंदर भी वो मेले लगे हैं। भिवानी में कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्य मंत्री अनूप धानक ने समस्याओं को सुनकर मौके पर ही निपटारा करने के निर्देश दिए। वहीं इस बैठक में कुल 16 समस्याओं को रखा गया, जिसमें से राज्य मंत्री अनूप धानक ने सुनवाई करते हुए 13 मामलों का निपटारा कर दिया, तो वहीं 2 पर कमेटी बनाई गई। इस कमेटी की जो मीटिंग थी, उस मीटिंग में कुल 16 परिवार थे और 16 में से 13 परिवार आज निपटा दिए गए हैं, उनका निपटारा हो गया है। और 2 परिवारों में हमने कमेटी बना दी है, एक हमारे एसडीएम साहब की अध्यक्षता में, और एक ऑलरेडी एक कमेटी बनी हुई थी, उसमें एक मेंबर हमने जोड़े हैं। तो उनकी समस्याओं का भी समाधान करने के लिए जल्दी ही प्रयास वो भी करेंगे। और मैं सभी आज हमारे जो ये भिवानी से अधिकारियों की मीटिंग में सभी अधिकारीगण, हमारे विधायक जी घनश्याम जी और सभी जो अधिकारीगण आए हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। और आप सभी से भी यही आग्रह है कि आगे भी इसी प्रकार जो मामले कोई आए तो उनको जल्दी निपटाया जाए और जल्दी निपटारा उनका किया जाए। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। फरीदाबाद में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर उन्होंने कई मसलों पर जानकारी दी। वहीं उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि ईमानदारी के साथ कार्य करें और महीने के अंत में अपनी रिपोर्ट दें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इंदौर की तर्ज पर हरियाणा प्रदेश को भी विकसित किया जाएगा, जिसके लिए अधिकारियों की एक टीम इंदौर भेजी जाएगी, ताकि आने वाले समय में इंदौर मॉडल प्रदेश में लागू किया जा सके। छापे मारने से सब कुछ नहीं होता है, व्यवस्था को सुधारने की बात है। आदरणीय मनोहर लाल जी ने स्थानीय निकाय मंत्री जो बनाया है, उसमें हम व्यवस्था को और सुदृढ़ करेंगे। जो हमने छापे मारे उसमें अच्छी व्यवस्था नहीं मिली, काफ़ी लोग एब्सेंट थे, तो हमने अपने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो 1 महीने में
8 औचक निरीक्षण कम से कम करें। और जब महीने की अंतिम तारीख होगी तो हम उनसे पूछेंगे कि आपने इस महीने में कितने औचक निरीक्षण किए और उनकी क्या रिपोर्ट थी, वो हमें विदिन 2-3 डेज भेजें। तो हम सब लोगों को एक्टिव करेंगे और हर चीज़ की देखभाल करते हुए लोगों को कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। आदरणीय मोदी जी ने, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री ने भी कहा स्वच्छ हरियाणा स्वस्थ हरियाणा। हमने भी शहरी मंत्री होने के नाते एक नारा दिया, सेफ सिटी साफ सिटी, साफ सिटी सेफ सिटी, यानी कि स्वच्छ शहर और सुरक्षित शहर। सुरक्षा से मतलब अच्छे पानी की व्यवस्था होगी तो स्वास्थ्य की सुरक्षा रहेगी। CCTV कैमरे लगाएंगे तो उसका भी फायदा रहेगा। फायर ब्रिगेड को और चुस्त दुरुस्त करेंगे। तो इस तरह से अनेक चीज़ें सुरक्षा की भी और स्वच्छता की भी करके, और जो हमारे देश में इंदौर शहर पिछले 4-5 वर्षों से नंबर 1 आ रहा है, हमारा प्रयास रहेगा कि हमारे हरियाणा के शहर भी ऊपर के 10-15 शहर में इनका स्थान आए। ये प्रयास हमारा रहेगा। हमने यहाँ से यमुनानगर से एक टीम भी भेजी है, प्रदेश की टीम भी भेजेंगे, बाकी ज़िलों से भी इंदौर टीम भेजेंगे जो वहाँ के मॉडल को स्टडी करके, और हम उस मॉडल को और उससे भी इम्प्रूव्ड मॉडल को हरियाणा में लागू करें। तो फिलहाल जनता सरकार में अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार।